अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पिछले 200 साल में कौन सी मेजर इन्वेंशंस हुई हैं। तो सबसे पहले फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो रेवोल्यूशन आया है उसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को एडिसन और स्वान ने तकरीबन 1880 में डिस्कवर किया था। इससे पहले रोशनी के लिए सिर्फ सूरज ही एक वाहिद ज़रिया था, या लोग पुराने वक्तों में रोशनी के लिए आग का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। उसके बाद आग को मुख्तलिफ़ आलात में यूज़ किया, जिसमें एक एग्ज़ाम्पल है लालटेन की। और फिर मोमबत्ती का हम इस्तेमाल करते थे। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के आने से क्या हुआ, वो काम जो सिर्फ दिन के वक्त सर अंजाम दिए जाते थे, तो वो हम रात को भी कर सकते हैं। अब हर जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइट्स जो हैं ये देखें तो हमारे घरों में, हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रीज़ में, हर जगह, इवन कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है रोशनी के लिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए रेफ्रिजरेटर है, ये भी एक बहुत बड़ी इजाद थी। ठीक है। तकरीबन 20वीं सदी से पहले सिर्फ बर्फ़ को ही इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। खुराक को या मेडिसन को प्रिज़र्व करने के लिए। उस वक्त जो है वो बर्फ़ बनाने वाले कारखाने मौजूद थे, और ये जो बर्फ़ बनाने वाली मशीनें थीं ये बड़ी फैक्ट्रियों में और ख़ास तौर पे जो मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्रीज़ थीं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब देखें तो जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, वो एक हर घर की अब ज़रूरत है, हर घर में मौजूद है। ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ये आपकी खुराक को, खाने को, पानी को, तमाम अशिया को जो है वो ठंडा भी करता है और उन्हें महफूज भी रखता है। उसके बाद एक बहुत बड़ी इन्वेंशन जो केमिस्ट्री की फील्ड में है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है, ये एक ऐसा टेबल है जिसमें तमाम एलिमेंट्स को एक ख़ास तरतीब के साथ रखा गया है। ठीक है। और पीरियोडिक टेबल जो है वो तमाम एलिमेंट्स की जो स्टडी है उसको ईज़ी बनाता है। तो पीरियोडिक टेबल की जो डिस्कवरी है ये डिमिट्री मेंडलीफ ने 1869 में इसको बनाया था फर्स्ट टाइम। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी जिसमें तब उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उन सब को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखा गया था। अब यहाँ पे एक बात है कि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मैसेस की बेस पे। ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इस वक्त, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर की बेस पे। ठीक है। और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की ख़ास बात ये थी कि इसने उन एलिमेंट्स के लिए भी जगह रखी थी जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे। अब मेंडलीव से पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। ठीक है। उन्होंने अपने तौर पर कुछ अरेंजमेंट्स बनाए, टेबल बनाए। लेकिन मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो इस लिहाज से ख़ास है कि इसे साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है जो एक और रेवोल्यूशन, दैट इज़ सिंथेटिक डाइज। और सिंथेटिक डाइज जो हैं, जो कि मसनूई रंग, इसको डिस्कवर किया था एक इंग्लिश केमिस्ट था, विलियम हेनरी पार्किंग ने 1856 में। अब डाइज क्या होती हैं, डाइज जो डिफरेंट जो हमारे क्लॉथ्स हैं या फैब्रिक हैं उनको कलर देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और सिंथेटिक डाइज जो हैं ये ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट रेवोल्यूशन है इन कम्युनिकेशन, यानी मवासलात में जो इनकलाब आया है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर बेसिकली एक ऐसा आला है जो कि सिग्नल को इन्हांस करता है, और आप कह सकते हैं कि जो बतौर स्विच के इस्तेमाल होता है। तो इसको डेवलप किया था 1947 में, बेल लेबॉर्ट्रीज़ में इसको डेवलप किया गया था। और ट्रांजिस्टर जो हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के बनाए जाते हैं। ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो करंट के फ़्लो को भी और करंट की अमाउंट को भी कंट्रोल करता है। और ट्रांजिस्टर जो हैं इनको यूज़ किया जाता है रेडियो में। इसके अलावा और भी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं लाइक टेलीविज़न, सेल फ़ोन, कंप्यूटर्स, इन सब में ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है रेवोल्यूशन, इन्वेंशन, वो है टेलीग्राफ की।
टेलीग्राफ को तकरीबन 1830 से 1824 के दरमियान डेवलप किया गया था बाय सैमुअल मॉरिस, और इसके साथ कुछ और इन्वेंटर्स भी थे। और टेलीग्राफ में क्या होता है कि टेलीग्राफ में जो कम्युनिकेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती है थ्रू वायर्स, ठीक है, यानी तार के ज़रिए जो है वो ख़बर भेजी जाती है। और पहली दफ़ा जो है टेलीग्राफ के थ्रू कम्युनिकेशन जो है वो 1844 में हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो इसके अलावा जो है वो इन्वेंशन एक टेलीविज़न की है। टेलीविज़न ये 1884 में एक 23 साला जर्मन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, इसका नाम था पाउल जोलिस गॉटलिब नेप्को। इसने सबसे पहले टीवी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसने जो डेवलप किया था टीवी, वो बेसिकली एक स्पिनिंग डिस्क थी जिसमें स्पाइरल पैटर्न्स थे, जिसमें होल्स थे, और हर जो होल है जब उसको स्पिन किया जाता था तो एक नया इमेज नज़र आता था। अब जिस तरह हम देखते हैं कि टीवी में मुख्तलिफ़ तस्वीर जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन इमेजेस हैं, ये सबसे पहले जो है जॉर्जिस जॉर्जिस रिगनॉक्स एंड ए फॉरियर, इन्होंने पेरिस में 1909 में और उसके बाद 1911 में बोरिस रोजिंग और उसके स्टूडेंट्स ने इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी थी, यानी इसको विजुलाइज, इसको प्ले करके दिखाया था। नेक्स्ट देखें तो एक और इन्वेंशन है, दैट इज़ अ QWERTY टाइपराइटर। अब ये QWERTY क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पैटर्न है अल्फ़ाबेट्स का वो फर्स्ट रो में ये अल्फ़ाबेट्स हैं QWERTY। हम देखते हैं कि जो कीबोर्ड है या हमारे मोबाइल के जो कीपैड्स हैं उसमें भी यही पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो टाइपराइटर है ये सबसे पहले 1878 में क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने इस QWERTY कीबोर्ड को प्रेजेंट किया था। अब टाइपराइटर में क्या होता है कि टाइपराइटर में जैसे ही आप टाइप करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ वो पेज पे प्रिंट होता है, ठीक है, जो भी आप लिख रहे होते हैं। और टाइप राइटर जो है ये बेसिकली स्लो टाइपिस्ट के लिए था, और was designed to slow typist fingers slightly and prevent typewriters from jamming। अब इसमें ये है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो तरतीब के साथ क्यों नहीं है, यानी ABCDEFG इस तरह क्यों नहीं है। बेसिकली ये है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें जो वर्ड्स हैं उसमें कुछ ख़ास अल्फ़ाबेट्स के का ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। और QWERTY पैटर्न जो है ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो इन्वेंशन है ये है वायरलेस। वायरलेस जो है ये मिड 1890s में एक इटालियन इन्वेंटर है, उसका नाम है गोग्लिमो मार्कोनी, इसने डेवलप किया था। एंड इट इज़ अ बेटर मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस थ्रू रेडियो वेव्स। अब वायरलेस में क्या होता है कि जो मैसेज है वो थ्रू रेडियो वेव्स, यानी रेडियो वेव्स को यूज़ करके मैसेज जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले जो है वो टेलीग्राफ को यूज़ करते थे, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। अब वायरलेस में कोई वायर यूज़ नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ होती हैं, और वो रेडियो वेव रीजन की यूज़ होती हैं। और बेसिकली यही जो इन्वेंशन है ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसकी तरफ एक स्टार्ट था, ठीक है। इट वाज अ स्टार्ट ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिकेशन दैट लीड टू द मॉडर्न वर्ल्ड्स मोबाइल फ़ोन एंड द इंटरनेट कनेक्टिंग। हम देखते हैं कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन हैं या इंटरनेट कनेक्शन है ये सभी वायरलेस होते हैं, ठीक है। तो वायरलेस की इन्वेंशन के बाद इतना ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन सेटअप में। नेक्स्ट जो है रेवोल्यूशन वो मेडिकल की फील्ड में कौन कौन सी रेवोल्यूशंस आई हैं, ठीक है। सबसे पहले है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो हैं ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं। और एंटीबायोटिक जो है इसकी डिस्कवरी से पहले, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात होती थी। तो ये एक बड़ी इन्वेंशन है मेडिकल फील्ड में। जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं
ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो हैं ये उनसे उन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको बचाती हैं। तो सबसे पहले जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, इसने सबसे पहले एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन, इसको 1928 में बनाया था। और इन एंटीबायोटिक्स से पहले जो है वो एंटीसेप्टिक्स यूज़ किए जाते थे, जो कि जरासीम कुछ अद्वियात थी। तो इनका नुकसान ये था कि ये जरासीम को तो मार देती थी, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन सेल्स को भी डैमेज करती थी। तो एंटीसेप्टिक्स को रिप्लेस किया गया बाद में एंटीबायोटिक्स से। और एंटीबायोटिक्स जो हैं इसको 20वीं सदी में थ्रू आउट, यानी तमाम कंट्रीज़ में ये ईज़िली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसमें यह है कि एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी बैक्टीरिया के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर एक मुज़ाहिमत आ जाती है एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं ये मेडिसिन, और बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करने की वजह से अगर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया के अंदर कह लें कि इम्यूनिटी डेवलप हो गई है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, तो ये एंटीबायोटिक्स आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं देंगी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए डीएनए प्रिंट फिंगर प्रिंटिंग है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और आइडेंटिफाई किया जाता है उसके डीएनए सैंपल से। अब बेसिकली क्या है कि डीएनए जो है ये हर जीनोम का डिफरेंट होता है। ठीक है, इंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी हर ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो डिफरेंट है। उसमें डिफरेंट जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, उनका पैटर्न डिफरेंट है। इस वजह से कोई भी दो पर्सन ऐसे नहीं होंगे कि जिनका डीएनए 100% मैच करता हो। और ये जो टेक्नोलॉजी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, ये 1984 में एलिक जेफरे ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इस मेथड के ज़रिए जो है डीएनए सीक्वेंस जो है, ठीक है, उसको एनालाइज किया जाता है, जिससे किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में होता है। ठीक है, फोरेंसिक तहकीकात में, यानी कि जितने भी जराइम होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो तहकीकात की जाती हैं या उनके जो मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं या डिफरेंट जो टेस्ट किए जाते हैं, वो फोरेंसिक एजेंसी करती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हाइपोडर्मिक सिरिंज, यानी जिल्द के नीचे गोश्त में जो टीका लगाने के लिए सिरिंज इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था डॉक्टर फ्रांजिक रेन ने। और इसने सबसे पहले ये परफॉर्म किया था, यानी इंजेक्शन सबसे पहले लगाया था 1844 में। और जो डॉक्टर अलेक्जेंडर वुड है, तो इसने 1851 में एक मयरिंग डोजेज के लिए ग्लास सिरिंज जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। आप देखते हैं कि डिफरेंट इंजेक्शन जो है उसकी डोज डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अब मॉडर्न जो सिरिंज है तो उसमें लिखा होता है कि कितने एम। और इसने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था ये कैथोड रेज की मदद से किया था। और इसने देखा कि कैथोड रेज जो हैं वो जो ग्लास ट्यूब हैं उसमें से उसमें ट्रैवल कर सकती हैं, और साथ ही साथ जो ह्यूमन फ्लैश है। तो एक्स रेज़ का यूज़ क्या है? एक्स रेज़ को यूज़ किया जाता है टू फाइंड ब्रोकन बोन्स इनसाइड पेशेंट्स। हम देखते हैं कि जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं कि एक्सरे करवा। तो ये बेसिकली मेडिकल रेवोल्यूशन में चंद इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस थी, इन्वेंशंस थी। इसमें एंटीबायोटिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हाइपोडर्मिक सिरिंज, क्लोनिंग और एक्सरे शामिल है। अब नेक्स्ट देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसमें सबसे पहले स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन में क्या होता है कि इसमें भाप की मदद से इंजन को चलाया जाता है। हम देखते हैं कि जो पुरानी ट्रेन्स थी, ठीक है, उनमें जो इंजन्स थे वो स्टीम इंजन्स थे। तकरीबन जब
18वीं और 19वीं सदी में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है। तो उसमें फिर इंजन्स को यूज़ किया जा गया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और वो कंट्रीज़ के जिन्होंने ये जो इंजन्स हैं, स्टीम इंजन हो गया या कंबस्सन के लिए जो इंटरनल इंजन्स यूज़ किए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी उस दौर में, ठीक है। इसमें जो है इट आल्सो पावर्ड द राइज ऑफ वर्ल्ड सुपर पावर्स लाइक ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि स्टीम इंजन जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि इसमें एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मोशन में। एनर्जी इनटू मोशन इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन। अब पहले स्टीम इंजन थे, तो अभी अभी जो हैं वो इंटरनल कंबस्शन इंजन हैं जिसमें फ्यूल यूज़ किया जाता है, या ज़्यादातर जो है वो पेट्रोलियम फ्रैक्शन यूज़ कर की जाती हैं, गैसोलीन या केरोसिन ऑयल वगैरह। और अब तो है, अब तो बाइक्स क्या, कार्स, ट्रक्स, बसेस, ठीक है, इसके अलावा जो है जेट्स, हवाई जहाज़, सब में जो है वो कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन यूज़ होते हैं, जिसमें फ्यूल से जो है वो इंजन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा बाईसाइकिल। बाईसाइकिल भी एक बहुत बड़ी इजाद थी। बाईसाइकिल जो है ये पेनरी फॉर्थिंग, आल्सो रेफर टू एज अ हाई व्हीलर। और सबसे पहले जो है इट वाज द फर्स्ट टू बी कार्ड अ बाईसाइकिल, जिसे बाईसाइकिल कहा गया था, ठीक है, हाई व्हीलर बाइक। अभी आप ज़रा पिक्चर साथ देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा व्हील है और दूसरा छोटा व्हील है, ठीक है। पेनी फॉर्थिंग या हाई व्हीलर जो है इसको बाईसाइकिल, जिसमें यानी दो व्हील्स थे। इट वाज इंट्रोड्यूस, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1869 में। और तकरीबन जो है ये 2 डेकेड्स तक, तकरीबन 20 साल तक इसकी मकबूलियत काफ़ी रही थी। अब मॉडर्न बाईसाइकिल जो हैं, आप देखते हैं कि मॉडर्न बाईसाइकिल जो हैं उसमें चेन शामिल हैं और उसके साथ गियर सिस्टम भी मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो पेट्रोल। 1859 में पेट्रोलियम जो है ये कह लें कि एक बाय प्रोडक्ट था ऑयल का, जिसके बारे में, जिसके यूज़ के बारे में लोगों को नहीं इल्म था। तो एडविन ड्रैक, जो कि एक ड्रिलर था, यानी जो खुदाई करके तेल निकालता था ज़मीन में से, तो ही वाज द फर्स्ट प्रोडक्टिव ऑयल वेल इन द यूनाइटेड स्टेट। तो ये जो एडविन ड्रेक है, ये जो यूनाइटेड स्टेट है इसमें तेल के पहले जो पैदावारी कुआं है उसका ड्रिलर था। तो इसने क्या किया, इसने वहाँ से तेल निकाला, लेकिन जो पेट्रोलियम जी थी फ्रैक्शन, इसको इसने ज़ाया कर दिया। ही डिस्कार्डेड पेट्रोलियम रेफर टू एज अ गैस और गैसोलीन इन द कंट्री। यानी जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं एक्चुअली इसको गैसोलीन कहा जाता है, क्योंकि उसे इसके यूज़ के बारे में इल्म नहीं था, तो उसने क्या किया, इसको ज़ाया कर दिया। और उस वक्त जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली फ्रैक्शंस थी, यानी ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता था वो मिट्टी का तेल या कह लें केरोसिन ऑयल को इस्तेमाल किया जाता था। तो पेट्रोलियम की फिर जब रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम के जो यूज़ का पता चला, तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी और ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल इसी पे रिलाय करने लगी। अगर पेट्रोलियम का यूज़, ख़ास तौर पे गैसोलीन का यूज़ अगर पता ना होता, तो शायद ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो हमारा जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में जो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, ये ना होती। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, दैट इज़ अ ट्रैक्टर। तो 1890s में जो फार्मर हैं वो बेसिकली स्टीम पावर्ड मशीन्स इस्तेमाल किया करते थे, यानी भाप से चलने वाली कुछ मशीन्स। लेकिन उनका एक नुकसान ये था कि अगर बॉयलर में कोई भी स्पार्क होता तो वो सारे के सारे जो खेत है उसको वो जला सकता था। तो एक इसमें ये इन्वेंशन जो है विल मैन फ्रोलिच, तो इसने क्या किया, इसने जो है स्टीम पावर्ड मशीन्स को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल सिलेंडर गैसोलीन पावर्ड इंजन से, तो जिसको हम देखते हैं कि ट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रैक्टर में क्या होता है, ट्रैक्टर में जो इंजन है वो ओपन नहीं है, वो इंटरनल इंजन ही है, ठीक है। वो मतलब एक सिलेंड्रिकल गैसोलीन चैम्बर है जिसमें हम ऑयल डालते हैं और फिर ट्रैक्टर को रन किया जाता है।
इसके बाद एक बहुत बड़ी इजाद जो है वो एरोप्लेन की है, ठीक है। राइट ब्रदर्स जो हैं इन्होंने इन्वेंट किया था एरोप्लेन इन 1903, और इनकी जो फर्स्ट कह लें फ़्लाइट थी वो जस्ट 12 सेकंड की थी, और इनकी फ़्लाइट थी ये इन्होंने किल डेविल हिल जो कि नॉर्दर्न कैरोलिना में इन्होंने ये पहले अपना टेस्ट किया था, फ़्लाइट टेस्ट। तो उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आई एरोप्लेन में, अ, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं, और अब तो जो है वो ऐसे कमाल के सेंसर्स मौजूद हैं जो कि बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो है वो एयर में या ग्राउंड में क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिक उनमें सिस्टम है, और जो मॉडर्न जो है फाइटर जेट्स जो हैं उनकी स्पीड जो है वो तकरीबन 800 माइल से भी ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद जो है एक और चीज़ है, दैट इज़ सेलुलॉइड, जो कि एक शफ़ाफ़ मादा जिससे फ़ोटोग्राफ़ी की फ़िल्में बनती हैं। तो बेसिकली ये प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक से बना हुआ था, और इसको सबसे पहले डेवलप किया था 1860 और 1870 में। एक इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेंटर था, उसका नाम था जॉन वेस्ले हैट। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा स्टीम टरबाइन, भाप से चलने वाली टरबाइन। ये डेवलप की थी सर चार्ल्स पार्सन ने 1884 में। हिज फर्स्ट मॉडल वाज कनेक्टेड टू अ डायनामो दैट जनरेटेड, इसने कितना पावर जनरेट किया था, 7.5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था स्टीम टरबाइंस में। अब स्टीम टरबाइन में होता क्या है कि जो स्टीम है वो टरबाइंस को रोटेट करवाती है, मूव करवाती है, ठीक है। और टरबाइंस के आगे जो है वो जनरेटर्स लगे होते हैं, ठीक है। टरबाइन मूव करेंगी तो वो क्या होगा, जनरेटर चलेगा और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और ये जो स्टीम टरबाइंस हैं ये शुरू में जो है मैराइन ट्रांसपोर्ट जो है, जो कि समुद्री सफ़र के लिए जो है बहरी जहाज़, उनको रन करने के लिए इसे यूज़ किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट देखिए इनोवेशंस टू ऐड अप इन ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी इंसानी ज़हानत में इजाफे के लिए इख्तरात जो हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, इट इज़ इंटेलिजेंस शोन बाय मशीन्स, और इट इज़ ऑपोजिट टू नेचुरल इंटेलिजेंस शोन बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब जितने भी जानदार हैं, ठीक है, इंसान या बाकी जानदार, उनमें जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरल है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल मशीन्स में भी वही काबिलियत, वही इंटेलिजेंस ले आएँ तो इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सबसे पहले जो है स्टार्ट स्टडी की थी, उसका नाम है डार्ट माउथ कॉलेज। इसने 1956 में ये स्टडी स्टार्ट की थी। इट वाज एन एफर्ट बाय अ ग्रुप ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट टू इवैल्यूएट एंड मैकेनिकली रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। बेसिकली ये एफर्ट इस मकसद के लिए थी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस किया जा सके, ठीक है, मैकेनिकल जो हैं मशीन्स उनमें। तो सबसे पहले ये 1956 में स्टडी इसको किया गया था। तो फरवरी 2013 में was the revelation of the world's first bionic man Rex, the robotic exoskeleton। फरवरी 2013 में मस्नूई अज़ा और मस्नूई खून और रोबोटिक अज़ा के साथ मुकम्मल दुनिया के पहले बायोनिक मैन रेक्स रोबोटिक एक्सोस्केलेटन जो है उसका इंकशाफ हुआ था। यानी एक ऐसा आर्टिफिशियल मैन बनाया गया था जो कि जिसमें इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमंस की तरह थी। अच्छा, नेक्स्ट देखें बाइनरी सिस्टम, ये भी एक इनोवेशन है। हम देखते हैं कि बोलन अलजेब्रा इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, के जो हमारे कंप्यूटर हैं या जितने भी ये मशीन्स होती हैं तो ये बाइनरी सिस्टम बेस्ड होती हैं। यानी इनमें जो इंस्ट्रक्शन है वो बाइनरी सिस्टम, यानी 0 एंड 1, इनमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। और ये जो है ये सिस्टम क्रिएट किया था जॉर्ज बॉली ने इन 1854। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा कंप्यूटर्स। तो चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर था एंड पॉलीमैथ। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया था, और इसको फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है।
तो इसने जो है 19वीं सदी में सबसे पहले जो है मैकेनिकल कंप्यूटर उसको ईजाद किया था। अच्छा नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो है ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर थर्ड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है या इसे सब्ज़ इनकलाब भी कहते हैं। तो ये तरक्की पज़ीर ममालिक में फ़सलों की पैदावार में एक बड़ा इजाफ़ा है जो मसनूई खादों, कीड़े मार अद्वियात और ज़्यादा पैदावार वाली फ़सलों की इकसाम के इस्तेमाल से हासिल किया जाता है। यानी बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो फ़सल है उसकी पैदावार में और उसकी जो क्वालिटी है उसमें इजाफ़ा किया जाए। और इसमें क्या हुआ कि इसमें जितनी भी फसलें हैं, ठीक है, गंदम, चावल या बाकी जितनी भी हैं, उनमें नई वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और नई वैराइटी इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या है? एक तो फसल में इज़ाफ़ा, ठीक है, पैदावार में इज़ाफ़ा, और इसके अलावा जो है ज़्यादा ग़िज़ायत वाली खुराक या बेटर क्वालिटी जो है वो वैराइटी उसको इंट्रोड्यूस करवाना। अब इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है HYVS, यानी हाई यील्डिंग वैराइटी, यानी ऐसी वैराइटीज़ जिनकी पैदावार जो है वो ज़्यादा हो तो उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। डॉक्टर नॉर्मन बोरलग को कहा जाता है कि वो फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। उन्होंने जंग से बचने वाली काश्तकारी की जिनके तने मज़बूत होते हैं और ये उन्हें खाद की आला सतह पर इंतहाई मौसम में गिरने से रोकता है। यानी इनका मकसद ये था कि ऐसी जो है वैराइटीज़ उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि जो सख्त मौसम में भी जो है वो अच्छी पैदावार दे सकें, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद क्या है कि एक तो पैदावार में इजाफा और अच्छी वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है। और इसलिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो है हाई यील्डिंग वैराइटीज़। अब इन सारी रेवोल्यूशन से एक्चुअली क्या हुआ, लाइफ स्टैंडर्ड तो बेहतर हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे जो इसके अलावा जो है तिजारत और सनत इसमें भी बहुत बड़ा इनकलाब आया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमने जब मशीनों पे रिलाय करना शुरू कर दिया तो जो इंसान हैं उनकी जो जिस्मानी मेहनत है उसमें कमी हुई है, ठीक है। जिससे और इसके अलावा जो है इस तरक्की के साथ साथ हमने जो अपनी खुराक है वो नेचुरल फूड की बजाय प्रोसेस्ड फूड पे हम डिपेंडेंट हुए हैं, जिससे हमारे सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ मसाइल भी हैं तरक्की के साथ साथ। अब जब फैक्ट्रियों में या मिलों में सारा काम मशीनों ने ही करना है तो उससे क्या होगा, उससे एक तरह से बेरोज़गारी भी होगी कि मज़दूर जो हैं उनको काम कब मिलेगा। इसके अलावा जो है दुनिया में तकरीबन 85% जो है तवानाई वो फॉसल फ्यूल से हासिल की जा रही है। और फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल से क्या है कि बहुत सी ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रही हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उसमें हर साल जो है ज़मीन का औसत दर्जा हरारत बढ़ रहा है और इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। तो तरक्की जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन तरक्की के साथ साथ हमें ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो कि माहौल दोस्त हों,